हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूं बाबा श्री केदारनाथ जी की यात्रा पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केदारनाथ यात्रा की फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे केदारनाथ जाने की क्या क्या साधन हैं, आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, खाने पीने और रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं, वहां पर कितना खर्च आएगा, और अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो वहां पर हेलीकॉप्टर भी चलती है, उसका क्या खर्च होगा और हेलीकॉप्टर आपको कहां से मिलेगा। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे सस्ता और अच्छा तरीका बताऊंगा जिसमें आपका खर्च बहुत ही कम आएगा। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप केदारनाथ कैसे पहुंचे। दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश ही आना पड़ेगा। इन दोनों जगह तक आप बाय बस, बाय ट्रेन या बाय एरोप्लेन पहुंच सकते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल बाइक या कार से भी आ सकते हैं। और हरिद्वार या ऋषिकेश से आगे का सफ़र आपको बाय रोड ही तय करना पड़ेगा। हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपको केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना पड़ेगा। और सोनप्रयाग का जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश है, जो लगभग सोनप्रयाग से 210 किलोमीटर है। और आप वहां तक बाय ट्रेन पहुंच सकते हैं। और अगर आपके शहर से ट्रेन ऋषिकेश तक नहीं आती है तो आप हरिद्वार तक भी आ सकते हैं। सोनप्रयाग से हरिद्वार तक की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है। आपको ऋषिकेश और हरिद्वार से, यानी कि दोनों जगह से सोनप्रयाग तक की बस आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप बाय बस हरिद्वार या ऋषिकेश आना चाहते हैं तो दिल्ली से रेगुलर हरिद्वार और ऋषिकेश की बस चलती रहती हैं। आप दिल्ली ISBT से बस पकड़कर ऋषिकेश या हरिद्वार आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सोनप्रयाग का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। उसके बाद आप ऋषिकेश आ सकते हैं या वहां से भी सोनप्रयाग के लिए बस पकड़ सकते हैं, या एयरपोर्ट से ही सोनप्रयाग के लिए भी टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये वो आपको सोनप्रयाग तक के लिए चार्ज करेंगे। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग बाय बस जाते हैं तो इसका किराया आपको लगभग 350 रुपये पड़ता है। और बस आपको हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश से सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक आसानी से मिल जाती है। बस का टिकट आप चाहें तो बस में बैठकर भी ले लें, या फिर आप वहां पर एडवांस में भी बुकिंग कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर बहुत सारी ट्रेवल एजेंसीज हैं जहां पर आप टिकट की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ बाय टैक्सी जाते हैं तो उसका किराया आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जिसका किराया आपको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे सस्ता और अच्छा तरीका, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप 350 रुपये में ही बस पकड़ लीजिए और केदारनाथ पहुंच जाइए। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश एक दिन पहले पहुंच जाते हैं तो आप एक दिन पहले ही अगली जितनी सुबह हो सके उतनी सुबह की बस पकड़ लीजिए और सुबह के बस का टिकट करा लीजिए, क्योंकि अगर आप साथ के साथ टिकट कराते हैं तो उसमें थोड़े बस में सीट मिलने की आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मई या जून के महीने में, क्योंकि केदारनाथ मई और जून के महीने में बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, उनकी यात्रा करने के लिए जाते हैं, बाबा केदारनाथ जी की दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसलिए आपको बस में टिकट मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एडवांस में ही बुकिंग कर लें। दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल बाइक या कार से आते हैं तो आपको अपनी पर्सनल बाइक या कार सोनप्रयाग पहुंचने के बाद सोनप्रयाग में ही पार्क करनी पड़ेगी। इससे आगे आपकी पर्सनल बाइक या कार नहीं जा सकती। सोनप्रयाग से आगे आपको वहां की लोकल टैक्सी से ही आगे जाना पड़ेगा, जिसका किराया लगभग 20 या 30 रुपये पड़ता है। दोस्तों, ये हो गई थोड़ी टैक्सी की बात। और अब बात करते हैं बस की। दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग आपको पहुंचने में लगभग 8 घंटे लगते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश से सुबह जितना जल्दी हो सके निकल जाइए, क्योंकि सोनप्रयाग में पहुंचकर आपको वहां पर रूम ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सोनप्रयाग जल्दी पहुंच जाते हैं तो। अब सोनप्रयाग पहुंचने के बाद बात आती है कि आप सोनप्रयाग में रुके या 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड जाकर रुके। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सोनप्रयाग में ही रुक जाएं।
सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप सबसे पहले होटल में स्टे कर लें या फिर वहां पर बनी डॉर्मेट्री में भी स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मई और जून के महीने में केदारनाथ जाते हैं तो उस वक्त वहां पर होटल के चार्ज बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जैसे 3000, 4000 और 5000 तक वहां पर होटल का चार्ज आपको मिल सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों, सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री बनी हुई है, आप वहां पर स्टे कर सकते हैं। डॉर्मेट्री में आपको रूम तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर आपको एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें आपको एक रजाई, एक गद्दा मिल जाता है, जिसका चार्ज लगभग 250 रुपये होता है। और यही आपका सबसे सस्ता तरीका है, आप वहां पर स्टे सोनप्रयाग में कर सकते हैं। अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा को बहुत ही सस्ते में करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप वहां पर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सुबह जितना जल्दी हो सके हरिद्वार से निकल जाइए और सोनप्रयाग में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन 5 बजे से पहले करा लीजिए। नहीं तो सुबह 5 बजे खुलेगा, फिर आप वहाँ पे लाइन में लगेंगे, आपको वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। और जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो लगभग 7 दिन की होती है। दोस्तों, जब आप शाम को सोनप्रयाग में रुकते हैं तो वहाँ पर बात आती है खाने पीने की। आपको वहाँ पर खाने के ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे और मई और जून के महीने में वहाँ पर आपको थोड़ा महंगा भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप 100 रुपये या 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आराम से वहाँ पर नॉर्मल खाना खा सकते हैं। इसके बाद आप अगली सुबह को उठिए और सुबह जितना जल्दी हो सके उठ जाइए और वहाँ से गौरीकुंड के लिए टैक्सी पकड़ लीजिए, जिसका चार्ज लगभग 20 रुपये होता है। यह टैक्सी आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड छोड़ देगी। आपको हम सुबह उठने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर टैक्सी पकड़ने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। जब आपका नंबर आएगा वो टैक्सी आपको गौरीकुंड तक छोड़ देगी। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है, जिसमें आपको 16 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। गौरीकुंड से आगे आप वैसे तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप वहां पर घोड़ा भी कर सकते हैं और आप पालकी भी कर सकते हैं। अगर आप घोड़े से जाते हैं तो आपका किराया लगभग 2500 रुपये और अगर आप पालकी से जाते हैं तो आपका किराया लगभग 5 से 6000 रुपये आपको पड़ता है। लेकिन अगर आप पालकी और घोड़े वालों से अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो आपको थोड़ा चार्ज कम भी कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताने वाला हूं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पैदल ही निकल जाइए। पैदल यात्रा करने के लिए आपको एक लाठी की जरूरत पड़ेगी, जो आपको गौरीकुंड में ही किसी शॉप से मिल जाएगी, जो आपको 30 रुपये चार्ज करते हैं। आप वो लाठी जरूर लीजिए, उस लाठी से आपको चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये यात्रा आप पैदल ही कीजिए। पैदल यात्रा करते समय आपको रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियाँ, झरने, नदियाँ, ग्लेशियर, कुंड और भी बहुत सारी प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। अगर आप ये यात्रा घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर से करते हैं तो आप इन नज़ारों को अधिकतर मिस कर देंगे, आप इनका एंजॉय नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप सुबह गौरीकुंड से 5 या 6 बजे निकल जाते हैं तो आप केदारनाथ धाम शाम को 5 या 6 बजे तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ये जो मैं टाइमिंग आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल वो टाइमिंग है जब आप रिलैक्स करते हुए जाते हैं। तो अब केदारनाथ धाम पहुँचने के बाद बात आती है कि आप वहाँ पर कहाँ रुकें, रुकने के वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हैं। वैसे तो वहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप वहाँ पर होटल, JM-1 डॉर्मेट्री या टेंट भी आप वहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप होटल बुक करते हैं तो आपका किराया लगभग 3000, 4000 या 5000 रुपये तक पड़ सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताऊंगा। आप वहाँ पर JM-1 डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग आपको 600 रुपये पर पर्सन पड़ता है। और आप वहाँ पर टेंट भी ले सकते हैं, जिसका किराया आपको लगभग 300 रुपये पर पर्सन पड़ता है। इसमें जो भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले आप वहां पर स्टे कर लीजिए, वरना आपको वहां पर बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। स्टे करने के बाद ही आप वहां पर बाबा श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाइएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इवनिंग में केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं तो आपको शाम 5 बजे के बाद दर्शन करने नहीं दिए जाएंगे,
शाम को आपको बाहर से ही केदारनाथ धाम के दर्शन करने पड़ेंगे। इसलिए सबसे सही तरीका यही है, आप शाम को पहुंचिए, वहां पर आराम से रेस्ट कीजिए, खाना पीना खाइए और सुबह 5 बजे उठते ही लाइन में लग जाइए। सुबह 5 बजे से बाबा केदारनाथ के दर्शन शुरू हो जाते हैं और रात को 12 बजे तक बाबा केदारनाथ के दर्शन कराए जाते हैं और 12 बजे बाबा श्री केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन शाम को 5 बजे के बाद आपको बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि आपको केदारनाथ धाम क्या क्या लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, केदारनाथ आप किसी भी मंथ में जाएंगे तो आपको अपने साथ गर्म कपड़े और रेन कोट जरूर लेकर जाना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप खरीद लीजिए, यह सामान आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सवाल आता है कि आप केदारनाथ यात्रा करने के लिए कब जाएं, इसका सही समय क्या है। दोस्तों, अगर आप मई और जून के महीने में जाते हैं तो आपको वहां पर बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी मिलेगी और अगर आप जुलाई और अगस्त के महीने में जाते हैं तो आपको वहां के मौसम की मार भी झेलनी पड़ेगी। इसलिए सबसे सही और अच्छा तरीका है सितंबर और अक्टूबर का। इसमें आपको थोड़ी ठंड तो मिलेगी, लेकिन इस मंथ में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है और यहाँ पर महंगाई भी उस समय थोड़ी कम होती है। दोस्तों, अगर केदारनाथ में बात करें खाने पीने की, तो केदारनाथ का खाना पीना बहुत महंगा है, जो आपको लगभग 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़ सकता है और वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जितना ज़्यादा खाना हो सके, जो आपका खाना लंबे टाइम तक चल सके, उसे आप अपने साथ अपने बैग में पैक कर लीजिए। और पीने के पानी की तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पीने के पानी के वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप वहाँ पर अपने साथ कुछ मेडिसिन भी रख लीजिए, जैसे पेन किलर और पैरासीटामोल वगैरह। और वैसे नॉर्मली आपको जो भी दिक्कत होती रहती है नॉर्मल डेज में, आप वो भी मेडिसिन अपने साथ वहाँ पर रख लीजिए। वैसे तो वहाँ पर GMVN के मेडिकल स्टोर्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने साथ आप वहाँ पर दवाइयाँ रख ले तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर आपको सांस की बीमारी है तो आप पैदल यात्रा कभी ना करें। आप इसके लिए घोड़ा, पालकी या फिर आप हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अब हेलीकॉप्टर के बारे में बता देता हूं कि आप अगर हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सोनप्रयाग आने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सोनप्रयाग से लगभग 10 से 15 किलोमीटर पहले एक जगह है फाटा। आप वहां पर शाम को स्टे कीजिए, आप वहीं पर हेलीकॉप्टर बुक कीजिए। अगर हेलीकॉप्टर के चार्ज की बात करें तो लगभग 6000 रुपये पर पर्सन होता है राउंड ट्रिप का। वो आपको छोड़ेंगे भी और से लेकर भी आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।